गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हमारा टॉपिक है एडजुडिकेशन का, जिसमें हम बात करेंगे लेबर कोर्ट की और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और इसके साथ साथ नेशनल ट्रिब्यूनल, राइट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एडजुडिकेशन का मतलब क्या है, न्यायिक जो निर्णय है इसका मतलब क्या है। तो इसमें न्यायालयों की मदद से, मतलब आप देख सकते हो कि तीन तरह की कोर्ट्स हैं। एक लेबर कोर्ट है, फिर एक इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है और एक नेशनल ट्रिब्यूनल है, राइट। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, औद्योगिक न्यायाधिकरण और लेबर कोर्ट, ठीक है। तो इनके ज़रिए, इनके थ्रू जब न्यायिक जांच की जाती है और एक तरीके से सेटलमेंट की जाती है डिस्प्यूट्स की, तो उसे हम एडजुडिकेशन कहेंगे। तो एडजुडिकेशन किसकी मदद से होगा? विद द हेल्प ऑफ कोर्ट्स, यानी ये तीनों तरह के अपने अपने लेवल पे कोर्ट्स ही हैं जो मैंडेटरी सेटलमेंट करेंगी डिफरेंट टाइप के डिस्प्यूट्स का, जो उन्हें रेफ़र किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो हम अब एक एक करके सबको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लेबर कोर्ट की, श्रम न्यायालय की। तो लेबर कोर्ट की जो एक तरीके से अपॉइंटमेंट होगी या जो इसको बनाया जाएगा, वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल गजट में एक सूचना जारी करके लेबर कोर्ट का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक पर्सन होगा, राइट। ए लेबर कोर्ट विल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन पर्सन, और उस पर्सन को प्रिजाइडिंग ऑफिसर का दर्जा दिया जाएगा, यानी उसका नाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरह हम लेंगे। उसके अलावा लेबर कोर्ट में वो सारे केसेस जाएंगे जो सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड हैं। आपको मैं सेकंड शेड्यूल दिखा देती हूँ। ये सेकंड शेड्यूल आप देख सकते हैं। इस शेड्यूल के अंतर्गत आप देख सकते हैं एक लिस्ट है मेरे पास, जिसमें ये तरह तरह के डिस्प्यूट्स है, ठीक है। जैसे सबसे पहले है प्रोप्राइटरी और लीगैलिटी ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाय एन एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने कोई ऑर्डर पास किया है फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, राइट, और उस ऑर्डर के ऊपर कोई ना कोई डिस्प्यूट है वर्कर्स का और एम्प्लॉयर के बीच का, ठीक है। अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर उसने फिक्स कर लिया है कि ये ऑर्डर अब कंटिन्यू किए जाएंगे, और उसके तहत तो हो सकता है वर्कर्स को इन ऑर्डर्स से कोई ऑब्जेक्शन हो, तो ये भी अपने आप में डिस्प्यूट का रीज़न हो सकता है। सेकंड कह रहा है एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। जो भी ऑर्डर दिए गए हैं उसकी एप्लीकेबिलिटी, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, यानी कि उसको किस तरीके से कार्यान्वित किया गया है वो, और या फिर उसको किसी इंटरप्रेट किया गया है। कई बार क्या होता है कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट आती है तो हर आदमी उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है, अपने हिसाब से उसका मतलब निकालता है। तो कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयर उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है और वर्कर्स उसको दूसरे तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो वो भी अपने आप एक डिस्प्यूट की वजह बन सकता है। थर्ड वन इज़ डिस्चार्ज और डिसमिसल ऑफ वर्कमैन। तो वर्कर जो काम कर रहे हैं उनको नौकरी से डिसमिस कर दिया जाना, उनकी सर्विसेज ख़त्म कर देना, इंक्लूडिंग री इंस्टेटमेंट। इसमें ये भी है कि कई बार वर्कर को हटाने के बाद दोबारा भी ले लिया जाता है उनकी री इंस्टेटमेंट, और फिर ग्रांट ऑफ रिलीफ, या जिनको नहीं लिया गया वापस उनको अगर कोई रिलीफ दिया गया है, कोई कॉम्पनसेशन दिया गया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स रह गई हैं जिसके ऊपर डिस्प्यूट है, तो वो भी सेकंड शेड्यूल में आएगा। फोर्थ में कह रहा है विड्रॉल ऑफ एनी कस्टमरी कंसेशन और प्रिविलेज। तो आपको कोई मतलब वर्कर्स को कोई कॉम्पनसेशन, कोई कंसेशन दिया जा रहा था, लेकिन एम्प्लॉयर ने अचानक उसको देना बंद कर दिया है, ठीक है, विड्रॉ कर लिया है। इलीगलिटी और अदरवाइज ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट। तो इलीगल है कोई भी स्ट्राइक अगर आप, या लॉकआउट, स्ट्राइक की जाती है वर्कर्स के पार्ट पर और लॉकआउट किया जाता है एम्प्लॉयर के पार्ट पर, ठीक है। तो अगर दोनों पार्टीज इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व हुए हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ये इलीगल है, तो उस पर भी विचार विमर्श इस शेड्यूल के अंदर और इस तरीके से लेबर कोर्ट के आगे किया जाएगा। एंड द लास्ट वन इज ऑल मैटर्स, सारे मैटर्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन द थर्ड शेड्यूल। जिस तरीके से ये सेकंड शेड्यूल है, इसी तरीके से एक थर्ड शेड्यूल भी है। तो थर्ड शेड्यूल में कुछ केसेस हैं
आपको मैं साथ साथ थर्ड शेड्यूल भी दिखाई दूँ तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देख रहे हैं आप थर्ड शेड्यूल में इससे भी लंबी लिस्ट है। जो सेकंड शेड्यूल की लिस्ट थी उससे भी काफ़ी लंबी लिस्ट है। आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये वाले सारे मसले, सारे केसेस थर्ड शेड्यूल में आते हैं। इनके अलावा अगर कोई मसला है, कोई दिक्कत है या कोई भी डिस्प्यूट है तो वो सेकेंड शेड्यूल में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। थर्ड शेड्यूल को भी एक बार हम अब देख ही लेते हैं। थर्ड शेड्यूल में कह रहा है जैसे वेजेस हैं इंक्लूडिंग द पीरियड एंड मोड ऑफ पेमेंट, यानी कि वेजेस यानी उनकी मजदूरी और समय कितने टाइम के लिए है उनको काम दिया गया है, और उसके अलावा उनको पेमेंट किस तरीके से की जाएगी। कंपनसेटरी एंड अदर अलाउंसेस, कुछ अलाउंसेस मीन्स जो उन्हें उनकी वेजेस के अलावा कैश की फॉर्म में दिए जाते हैं, तो या फिर वो कंपनसेशन के फॉर्म में कुछ दिया गया हो तो उसके बारे में। आवर्स ऑफ वर्क एंड रेस्ट इंटरवल्स, तो कार्य का जो समय होगा यानी उनको कितने टाइम के लिए काम करना होगा, उनकी शिफ्ट्स क्या होंगी और कितने तरीका उनका ब्रेक होगा। लीव विद वेजेस एंड हॉलीडेज़, अगर उन्हें वेजेस जो दी जा रही हैं तो छुट्टियां अगर वो करते हैं, लीव लेते हैं तो उसकी वेजेस का क्या प्रोसीजर है, और हॉलीडेज़ वगैरह का, तो इस तरीके के डिस्प्यूट्स अब इसमें आएंगे। बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग एंड प्रोवाइडिंग फंड एंड ग्रेचुटी, तो बोनस जो सैलरी या वेजेस के अलावा दिया जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग यानी कि प्रॉफिट में उनको हिस्सा देना, और कुछ प्रोवाइड फंड्स वगैरह में उनको कुछ पार्टिसिपेशन देना, एंड ग्रेचुटी जो कि एक रिटायरमेंट बेनिफिट है उसके बारे में भी। शिफ्ट वर्किंग, शिफ्ट्स का मतलब आप देख सकते हैं ना फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ तो 24 आवर्स कई जगह काम चलता है, तो शिफ्ट्स में काम चलता है। कैसे जो सुबह की शिफ्ट में है तो फिर वो शाम की शिफ्ट में नहीं होंगे, जो शाम के हैं वो सुबह में नहीं होंगे, कुछ लोग रात की शिफ्ट में काम करते हैं, तो शिफ्ट वर्किंग होती है। अदरवाइज दैन इन अकॉर्डिंग्स विद स्टैंडिंग ऑर्डर, जो ऑर्डर दिए गए हैं उसके अलावा अगर आपसे काम लिया जा रहा है या उसके अलावा उसके अगेंस्ट कुछ काम करवाया जा रहा है तो वो भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन बाय ग्रेड्स, जो भी मज़दूरों का जैसे मान लीजिए मजदूरी दी जा रही है, हो सकता है उसमें कुछ ग्रेडिंग सिस्टम हो, कुछ क्लासिफिकेशन किया गया हो, वो किस तरीके से किया गया है। रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, ये तो अनुशासन की बात हो गई। रैशनलाइजेशन में ये होता है कि कई बार एडजस्टमेंट होती है कि कुछ वर्कर्स को इधर उधर शिफ्ट किया जाता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, जहाँ काम ज़्यादा है तो वहाँ पर दूसरे डिपार्टमेंट के वर्कर्स को एडजस्ट किया जाता है, तो इसे रैशनलाइजेशन कह सकते हैं। रीट्रेंचमेंट ऑफ वर्कमैन एंड क्लोजर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, रीट्रेंचमेंट मीन्स कि वर्कर को हटा देना परमानेंटली, इसलिए नहीं कि उसका कोई फॉल्ट है, इसलिए कि आपके पास काम अब परमानेंटली कम हो गया है। अब आपका कोई, या तो आपने कोई ब्रांच बिल्कुल बंद कर दी है, या फिर काम ही कम हो गया है, डिमांड कम हो गई है परमानेंटली, अब आपको कुछ वर्कर्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपने उनको रिट्रेंच किया है। एंड क्लोजर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, या आपने कोई पूरी की पूरी ब्रांच ही बंद कर दी है, तो ये दोनों सीन हो सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज एनी अदर मैटर्स दैन मे बी प्रिस्क्राइब, तो और कोई भी मैटर आ सकता है जो इसमें नहीं भी डिस्क्राइब किया गया, वो डिपेंड करता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसको थर्ड शेड्यूल में लेकर और उसको रेफ़र करती है। फ़िलहाल हम थर्ड शेड्यूल पर आ गए थे, लेकिन मैं वापस आ जाती हूँ लेबर कोड पर। हम लेबर कोड की बात कर रहे थे और हम बात कर रहे थे कि लेबर कोड का जो बनाने का तरीका है या कॉन्स्टिट्यूट करने का तरीका है वो हमारी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के हाथ में है। लेबर कोड में एक पर्सन होता है और लेबर कोड में सेकेंड शेड्यूल के केसेस रेफ़र किए जाते हैं। जिस पर्सन की मैंने बात की उसका नाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, उसकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नाम की पोस्ट होगी, और उसके अंदर कुछ क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनने के लिए। जैसे पहली बात है या तो वो हाई कोर्ट का जज हो या जज होने की ताकत यानी क्षमता रखता हो, मतलब उसमें वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, या अगर ऐसा नहीं है तो वो कम से कम 3 साल तक किसी डिस्ट्रिक्ट जज की पोजीशन पे रहा हो, या पिछले 3 साल से कम ये लगा लो कम से कम, या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो, ठीक है, या तो हो या रहा हो। ओके, नेक्स्ट इज़ उसने जुडिशियल ऑफिस संभाला हो कोई इंडिया में कम से कम 7 साल तक। ये और लिखा हुआ है, और का मतलब या तो ये या ये इस तरीके से, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि या फिर वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही बनकर रहा हो कम से कम 5 साल तक।
देखिए, या तो हाई कोर्ट का जज रहा हो या जज हो इस समय, 3 साल तक कम से कम, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो या एडिशनल जज की पोस्ट पे रहा हो, किसी भी जुडिशियल ऑफिस में रहा हो इंडिया में कम से कम 7 ईयर्स तक, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर या फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहा हो लेबर कोर्ट में कम से कम 5 साल तक। ये सारी बातें देख ली आपने। इनमें से एक भी क्वालिफिकेशन उसके अंदर होगी तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन सकता है। तो लेबर कोर्ट को जो भी केसेस रेफ़र किए जाएंगे वो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सेकंड शेड्यूल की मैं बात करें, सेकंड शेड्यूल के ही उनके केसेस उनको रेफ़र किए जाते हैं, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन से डिस्प्यूट जो हैं उनको रेफ़र करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। और स्पेशली वैसे तो ये वाले जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो ऑफिशियल गजट में मेंशन कर दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, ज्यूरिसडिक्शन यानी कि उसका एरिया क्या है, मतलब कौन से केसेस को लेगा, वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सेकंड शेड्यूल के केसेस को वो हैंडल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया हमारा लेबर कोर्ट का केस। अब आ जाते हैं अगली बात पे, दैट इज़ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में भी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम केसेस हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क है कि सेकंड शेड्यूल के साथ साथ थर्ड शेड्यूल के केसेस को भी हैंडल करेगा। यानी सेकंड का जुरिस्डिक्शन जिसका जो लेबर कोर्ट का था, तो लेबर कोर्ट के साथ साथ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल भी सेकंड शेड्यूल के केसेस को ले सकता है, प्लस में उसके पास ये थर्ड शेड्यूल भी आ गया है, यानी इनका काम थोड़ा सा बढ़ गया है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको भी ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूट करेगी, कैसे, ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन जारी करके एक या एक से ज़्यादा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन कर सकती है। डिपेंड करता है वो किस केस के लिए है, किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हैं, वो डेफिनेटली पहले से ही मेंशन किया जाएगा ऑफिशियल गजट में। ट्रिब्यूनल में ओनली एक ही पर्सन होगा, उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहेंगे। क्वालिफिकेशन उनकी जो वहाँ पे क्वालिफिकेशन में 4-5 पॉइंट थे, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं, यानी हाई कोर्ट का जज रहा हो या रहने की उसकी में अंदर एलिजिबिलिटी हो, नंबर 1। नंबर 2, कम से कम 3 साल तक वो क्या रहे हों, डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट पर रहे हों, ठीक है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस केस में जो हम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की बात करें ना, तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के केस में 2 और लोगों की, इफ़ इट सो थिंग्स फिट, यानी अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये लगता है तो दे कैन अपॉइंट 2 पर्सन्स एज असेसर्स या एज एडवाइज़र्स, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, उनकी हेल्प के लिए, उनके असिस्ट करने के लिए, उनको एडवाइस करने के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 2 और लोगों की नियुक्ति भी कर सकती है। गवर्नमेंट के पास वाइड पावर है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास, ये देखने के लिए कि कौन सा केस कब कितने समय के लिए किस ट्रिब्यूनल के पास भेजा जाना है, राइट। ये बात क्लियर हो गई। तो आपने यहाँ से ये बात देखनी है, शेड्यूल 2 में है इंडस्ट्रियल लेबर ट्रिब्यूनल, शेड्यूल 3 में है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल शेड्यूल 2 में भी है। तो इसके पास दोनों ट्रिब्यूनल, दोनों केसेस हैं, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 के भी और शेड्यूल 3 के भी, ठीक है। इसका मतलब शेड्यूल 2 पर 2 लोगों की जुरिस्डिक्शन है, एक लेबर ट्रिब्यूनल की, सॉरी लेबर कोर्ट की, और एक है हमारी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ठीक है जी। ये बात क्लियर हो गई हमारी। चलिए अब आगे चलते हैं। लेबर कोर्ट क्लियर हो गया हमारा, ओके, ये भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, दिस इज़ नेशनल ट्रिब्यूनल। नेशनल ट्रिब्यूनल में वो सारे केसेस आते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं या जिन केसेस का संबंध एक से ज़्यादा स्टेट्स के साथ है। अगर ये केसेस या डिस्प्यूट्स मोर देन 1 स्टेट को अफेक्ट कर रहे हैं तो ये नेशनल ट्रिब्यूनल का केस माना जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी ऑफिशियल गजट में सूचना देकर नेशनल ट्रिब्यूनल को। इसमें भी वही सेम केस है, एक ही पर्सन होगा जिसका नाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा। भाई नाम तो उसका अपना जो होगा सो होगा, मैं उसकी पोस्ट की बात कर रही हूँ, कहीं आप उसका नाम ही रख दो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसकी पोस्ट है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, राइट। और 2 लोगों की अपॉइंटमेंट और की जा सकती है उनके एडवाइज़र के तौर पर, राइट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, हाँ ये तो मैंने बता दिया है। डिस्क्वालिफिकेशन भी है भैया। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन उसने आप यहाँ तक आपका नेशनल ट्रिब्यूनल ख़त्म हो गया, बस इसमें इतना ही था। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, चाहे वो लेबर कोर्ट का हो या नेशनल ट्रिब्यूनल का हो या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का हो, 2 बातें ध्यान में रखिएगा। पहली बात कि वो इंडिपेंडेंट पर्सन होने चाहिए, मतलब वो ना तो
एम्प्लॉयर के साथ कनेक्टेड हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ना ही वर्कर के साथ कनेक्टेड हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर ऐसा पाया जाता है तो ये एक गलत बात है। अगर वो इस बात को छिपाते हैं तो ये उनके ऊपर ये पॉइंट रखा जाएगा, दिस इज़ डिस्क्वालिफिकेशन, उनको तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाएगा। तो अच्छा यही है कि वो इस बात को इंश्योर करें कि उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए ताकि जो भी डिसीज़न लिया जाए वो अनबाइस्ड हो, बाइस्ड ना हो। पहली हो गई डिस्क्वालिफिकेशन। दूसरी डिस्क्वालिफिकेशन ये है कि जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो मैक्सिमम 65 ईयर्स तक, यानी कि उसकी जो एक तरह से रिटायरमेंट एज ही मान के चलो, 65 ईयर्स से ऊपर के किसी भी पर्सन को प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं बनाया जा सकता। मान लीजिए अगर 62 ईयर्स में आप बनते हो तो आप सिर्फ 3 साल तक ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनकर रह सकते हो, ठीक है। और अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की पोस्ट खाली हो जाती है, जैसे हमने बात की थी लास्ट वीडियो में जब हम बात कर रहे थे वर्क्स कमेटी की या फिर बोर्ड ऑफ कंसिलेशन की, तो उसमें आपने देखा होगा ना चेयरमैन था, तो चेयरमैन की पोस्ट खाली हो जाए या फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की पोस्ट खाली हो जाए, टेम्परेरी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, परमानेंट की बात कर रही हूँ। मान लीजिए वो चले ही जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, कुछ भी ऐसी बात हो जाती है, यानी कि अब वो उनकी सीट बिल्कुल खाली है, तो जब तक उनकी सीट फिल नहीं की जाएगी, दोबारा से उनके अपॉइंटमेंट उनकी जगह किसी और की अपॉइंटमेंट नहीं की जाएगी, तब तक कोई कार्यवाही, कोई प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है हमें। ये बात मैंने आपको यहाँ बता दी। फिलिंग ऑफ वैकेंसीज़ किस तरीके से होगी। फिलिंग ऑफ वैकेंसीज़ ऐसे ही होगा जैसे पहले लोगों की वैकेंसी फिल की थी, जो पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाए गए थे या चेयरमैन बनाया गया था, उस केस में जो आपने फिलिंग की थी, मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने, सिमिलरली इसमें भी वही केस रहेगा, ठीक है। तो आपने इस बात को अच्छे से समझ लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला केस आपने देख लिया, 2 पर्सन जो है असिस्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और, एक पॉइंट और मैं आपको बताना मिस कर गई कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सेकंड शेड्यूल के केसेस को भी ले सकता है। इसका मतलब सेकंड शेड्यूल के केसेस को इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और लेबर कोर्ट दोनों का जुरिस्डिक्शन हासिल है, मतलब दोनों का एरिया है वो। लेकिन अगर कोई केस नेशनल ट्रिब्यूनल में आ जाता है तो ये लगा के चलो कि भाई एक जैसे आता है ना जंगल में जब शेर आ गया तो सारे जानवर भाग जाएंगे इधर उधर, वही केस यहाँ पे भी होगा कि नेशनल ट्रिब्यूनल के एंटर करते ही ये इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और जो हमारा लेबर कोर्ट है उनकी कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो उनका जुरिस्डिक्शन ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो उनको कोई अधिकार इस केस में नहीं है जिस केस में नेशनल ट्रिब्यूनल जिसको इसको हैंडल कर रहा है, ठीक है। एक चीज़ और, नेशनल ट्रिब्यूनल में जो केस जाएगा वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ये भी ध्यान में रखना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ राइट है कि वो केस जो है नेशनल ट्रिब्यूनल को कौन सा भेजना है वहाँ डिसाइड हो। तो यहाँ की अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। ओके जी, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने तीनों कोर्ट्स के बारे में पढ़ लिया, हमने नेक्स्ट टॉपिक भी क्लियर कर लिया है एजुडिकेशन का। पहले वाला हमारा था वॉलंटरी सेटलमेंट जिसमें थे वर्क्स कमेटी, नंबर 2 कंसिलिएशन ऑफिसर, नंबर 3 बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन एंड नंबर 4 कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, राइट। आपको याद नहीं आया तो मैंने आपको याद दिला दिया है, और अगर अभी भी कुछ याद करना बाकी हो तो आप वीडियो को फिर से ओपन करके देख सकते हो। दूसरी चीज़ जो आई थी दैट इज़ एडजुडिकेशन। यहाँ पर कोर्ट मैदानी जंग में आ जाएंगी जी, मैं उनको आना पड़ेगा क्योंकि वो देखेंगे कि क्या मसला है, क्या डिस्प्यूट है। यहाँ पर 3 बात हो गई, 3 चीज़ें हो गई, लेबर कोर्ट हो गई और हमारा हो गया इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हो गया और नेशनल ट्रिब्यूनल हो गया, ठीक है। तीनों में 1-1 पर्सन था, ये देख लिया था ना आपने। वहाँ पर थोड़े पर्सन ज़्यादा थे, यहाँ पर पर्सन कम है। तो ये चीज़ें ना आप साइमल्टेनियसली दिमाग में रहनी चाहिए। अभी तो हम इंडिविजुअली 1-1 पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन अचानक ही कोई रैंडमली बीच में से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बारे में पूछ लेता है तो आपके माइंड में वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो सेटलमेंट की 2 मशीनरी का हमने काम कर दिया है। पहली मशीनरी वॉलंटरी सेटलमेंट के थ्रू थी, दूसरी जो है एडजुडिकेशन हो गई, और थर्ड हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आर्बिट्रेशन के बारे में। So that's all for this video. Thank you so much. Bye bye. Take care.